नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर एक के बाद एक कई उपहारों की झड़ी लगा दी है। आज मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 100 रुपये की कटौती करने का फैसला किया। इसकी जानकारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और साथ ही आज सुधा मूर्ति को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इसकी जानकारी भी पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान काफी बड़ा और प्रेरक है। इससे पहले कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला योजना को 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया गया। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था। उज्ज्वला योजना में आपको बता दें कि 300 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी मिलती है। इसे अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इससे 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। मैं कंटेंट क्रिएटर से कहता हूं, इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं, एक माहौल कैसे बनाएं। समान जिम्मेवारी होनी चाहिए। बेटी देर से आए तो भूकंप हो जाए और बेटा देर से आए, बेटा खाना तो खाया था ना। क्यों भाई? कहने का हमारा मतलब है साथियों कि हमने समाज के साथ जुड़ना है और इस भावना को घर घर पहुंचाने में आप जैसे साथी बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि हमारी बेटियों पर बहुत रोक टोक होती है, लेकिन बेटों पर कोई सवाल नहीं करता और इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। तो यही बात आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जैसा हमने कहा है कि एक के बाद एक कई उपहारों की झड़ी आज मोदी सरकार की ओर से लगाई गई है। और इसी क्रम में राष्ट्रपति ने जानी मानी समाज सेविका, लेखिका और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया और इस ट्वीट में जो हमने आपको पहले बताया भी था, उन्होंने लिखा है कि मुझे खुशी है कि भारत की राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान काफी बड़ा और प्रेरक है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक सशक्त प्रतीक और देश के भविष्य को आकार देने में महिलाओं की क्षमता और ताकत का उदाहरण है। उनके सफल संसदीय कार्यकाल की कामना करता हूं। और मोदी सरकार का महिलाओं पर खास तौर से खास ध्यान है। इस लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगर चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। 2024 में मतदाताओं की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव के लिए 97 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। इनमें 47 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं हैं और इस बार करीब 2 करोड़ 63 लाख नए मतदाता जुड़े हैं पूरे देश में। और इसका आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। इनमें 1 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं, जबकि नए मतदाताओं में पुरुषों की संख्या 1 करोड़ 22 लाख है। यानी नए मतदाताओं की अगर हम बात करें तो इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से करीब 15% अधिक है। और इसीलिए एक के बाद एक कई योजनाएं जो है मोदी सरकार ने वो महिला मतदाताओं के लिए न सिर्फ घोषित की बल्कि कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कि महिलाओं पर किस तरह से मोदी सरकार का फोकस है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को
एक तिहाई आरक्षण देने के लिए हाल ही में बिल पारित किया गया है। और साथ ही इस बार जो अंतरिम बजट आया है इसमें जेंडर बजट 38.6% बढ़ा दिया गया है। वहीं लखपति दीदी की बात करें तो इनको बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं। अदिति फडणीस हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अदिति जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। आपसे ये जी यही समझना चाहेंगे, जो आज आप देख रही हैं, कल से ये कदम उठाने शुरू हुए थे। कल उज्ज्वला योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आज जो है एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपये की कटौती की गई है। सुधा मूर्ति जी को भी आज राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। तो एक के बाद एक कई संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। और आज जो पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया, वहाँ पर भी उन्होंने ये जो एक मानसिकता है उसको लेकर के बात की कि जो बेटे हैं उनको ज़्यादा तरजीह और बेटियों को थोड़ी कम तरजीह देने की बात होती है। सच तो ये है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जब आप सुधा मूर्ति का परिचय देते हैं तो वो अपने आप में उनकी अपनी पहचान है। वो केवल नारायण मूर्ति की पत्नी ही नहीं है। आपने उनका परिचय दिया कि वो नारायण मूर्ति की पत्नी है, उससे कहीं ज्यादा उनकी पहचान है। और एक किसी भी महिला को ये संज्ञा देना कि वो किसकी पत्नी है और किसकी बेटी है, मेरे ख्याल से ये उसके साथ अन्याय है। बहरहाल आज अगर आज सिलेंडर का दाम कम हुआ है तो सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस बात को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। क्योंकि कुल मिला के आप किसी भी दिन अगर कम करते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर का दाम वैसे भी बहुत ज्यादा है और पहले से। और अ, ठीक है, 100 रुपए कम कर दिया है आपने, लेकिन इसमें कोई विशेष बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आज के दिन कोई प्रोजेक्ट शुरू होती केवल महिलाओं के लिए, विशेष तौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए, विशेष तौर पर उन महिलाओं के लिए जो कि घर भी संभालती हैं और काम पे भी जाती हैं, और निचले तबके के लोग, उनके लिए अगर कोई योजना आज अनाउंस होती तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। जी, लेकिन जो कल कैबिनेट में फैसला किया गया, उज्ज्वला योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, 10 करोड़ परिवारों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही ये भी एक बात कही जाती है कि जो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग अगर होता है तो इससे स्वास्थ्य भी सुधरता है, खासतौर से महिलाएं, क्योंकि वो किचन में रहती हैं और उनको दिक्कत इससे होती है कि जिस तरह से धुआं होता है चूल्हे का। और यही सरकार की मंशा भी रही थी। सरकार ने इसी बात को हाईलाइट भी किया था कि ये महिलाओं का जो जीवन है उसको बेहतर करेगा, और इसीलिए महिला दिवस के मौके पर ही ये सारे ऐलान किए गए हैं। मेरे ख्याल से अगर ये बात सिलेंडर तब होती जब सिलेंडर 100 रुपए का या 200 रुपए का होता था, तब इसका कोई मायने था। आज की तारीख में जब 900 1000 रुपए एक सिलेंडर का दाम देना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर लकड़ी जला के आप आग जलाते हैं तो वो ज्यादा महंगा पड़ता है। अ, निश्चित तौर पर उज्ज्वला योजना बहुत ही पॉपुलर है और उसमें उसका उसकी वजह से महिलाओं का काम रसोई में बहुत कम हो गया है पहले की बनिस्बत। लेकिन फिर भी एक सिलेंडर का दाम हर सिलेंडर इतना महंगा पड़ता है कि इससे उलझन होती है, मुश्किल होती है। और घर चलाने वाली सिर्फ महिला नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों को हमें इस बात में शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो बात पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कहते आए हैं कि उनके लिए केवल 4 ही जातियां हैं, गरीब हैं, युवा हैं, किसान हैं और महिलाएं हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे कोई सा भी चुनाव हो, हाल के चुनाव में खासतौर से देखा गया कि महिला मतदाताओं पर राजनीतिक दलों का ज़्यादा फोकस होता है। हमने अभी देखा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में घोषणा की है कि महिलाओं को 1,000 रुपये महीने दिया जाएगा। अमूमन इसी तरह की योजनाएं अन्य राज्यों में भी अलग अलग पार्टियों की ओर से की गई हैं। तो महिला मतदाताओं पर ये जो फोकस है कि उनको आर्थिक मदद देना हो या हाल ही में 33% आरक्षण देने की बात करना हो, तो ये कितना फायदा पहुंचाता है इन राजनीतिक दलों को? बहुत पहुंचाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि महिला मतदाताओं की वजह से मोदी जी को 2014 में भी बहुत फायदा हुआ था और 2019 में भी बहुत फायदा हुआ था। महिला मतदाता मतदाता एकदम फिदा है मोदी जी पर।
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं आया है। हम लोग मैं भी अपने आप को एक कामकाजी महिला मानती हूँ। और हम लोग पूरे जहान का वजन अपने कंधों पे उठा के काम करते हैं। और कई बार दो दो गुना काम करते हैं, घर को भी देखते हैं और अपना काम भी करते हैं। तो कुल मिला के इस जो दुविधा में हम लोग फंस जाते हैं कि जिम्मेदारी सब चीज की हमारे ऊपर है। इस बात को शायद पूरी तरह से पुरुष जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो पूरी तरह से समझते नहीं हैं। और इसमें मेरे ख्याल से इनपुट्स और लोगों का भी होना चाहिए। केवल सिलेंडर का दाम आपने कम कर दिया है तो इससे हम लोग बहुत खुश हो जाएं। मेरे ख्याल से ये हमारे साथ थोड़ा अन्याय है। और जाते जाते एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, जो आंकड़े हमने बताए थे कि इस साल जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कितने नए मतदाता जुड़े हैं, और नए मतदाताओं में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में, तो ये जो आंकड़े हैं ये क्या तस्वीर बयान कर रहे हैं देश की डेमोग्राफी की? महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं स्वाभिमान चाहती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि उनकी इज्जत हो, उनके साथ नाइंसाफी न हो, और जो वो काम करती हैं उसका कोई मायने हो, उसकी कोई वैल्यू। तो अगर ये बात लोगों की समझ में आ जाती है तो मेरे ख्याल से जो भी पार्टी इस बात को समझती है उसको महिलाओं का पूरा स्नेह और प्यार मिलेगा, पूरी बैकिंग मिलेगी। मुझे अभी नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से भाजपा ये बात समझ पाई है। अब भी महिलाओं के लिए भाजपा के जो महिला फ्रंट हैं उनका कार्यक्रम पुराने जमाने में जिस तरह से खिचड़ी पकाओ आंदोलन और रोटी बनाओ आंदोलन हुआ करता था, उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। तो महिलाओं को अपनी जगह समाज में क्या होनी चाहिए ये पुरुष तय करें, ये स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल। शुक्रिया आपका अदिति इस तमाम चर्चा के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और आज ये जो ऐलान किया गया है पीएम मोदी की ओर से 100 रुपये गैस का दाम कम करने का, इस ऐलान का जमीन पर कितना असर पड़ा है, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तनिष्क पंजाबी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का जो है गैस का दाम कम करने की आज ऐलान किया है। अब इस 100 रुपये गैस का दाम कम होने से जमीन पर क्या फर्क पड़ता है, लोगों को, महिलाओं पर कितना फर्क पड़ता है, उससे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ की कुछ महिलाएं। सबसे पहले आपका नाम? पूनम। तो आप लोग जरा मेरे को ये बताइए कि 100 रुपये गैस कम करने से, गैस का दाम 100 रुपये कम हुआ है, उससे आप लोग को कितना आपको फायदा मिलेगा? फायदा तो है, पर हम कह रहे थे थोड़ा सा और हो जाता तो ज्यादा सही रहता। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। मेरा ये कहना है कि कम से कम 650 तक का तो हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि हम लोग भाई रोज कमाते रोज खाते हैं, तो कहाँ से हम इतना गैस भरवा पाएंगे। अगर 900 रुपये या 800 रुपये भी आएगा तो हमारे लिए बहुत है। उज्ज्वला वालों को लगभग इतना, आप में से उज्ज्वला कुछ किसी के पास उज्ज्वला की स्कीम है ना, आपके पास उज्ज्वला, आपको कितना दाम पड़ता है सब्सिडी जब आप? अभी तो मिला है मुझे अगले महीने में। वो भरा मिला था और चूल्हा वही मिला और रेगुलेटर मिला बस। अच्छा। हाँ। आपको हमको भी मिला है चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप और वही गैस कनेक्शन। हाँ। और उज्ज्वला वालों को जो है अब 300 रुपए की जो सब्सिडी पिछले 1 साल से मिल रही है, आपको मिलती हाँ है? हमको मिलती है। तो आपके खाते में कितने वापस आते, तो आपको कितने के पड़ते? 300 कुछ रुपए आते हैं। अच्छा, तो लगभग 600 के आसपास आपको? हाँ, 600 कुछ रुपए की। अच्छा, लेकिन ये जो इस तरीके की देखा जाता है, ये चुनाव के समय जरूर कहीं ना कहीं गैस का दाम कम कर दिया जाता है लोगों के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? इस पर यही कहना है कि बस इलेक्शन आते हैं तो कम हो जाते हैं, फिर इलेक्शन खत्म हुआ फिर बढ़ जाता है। त्योहार आते हैं तो बढ़ जाते हैं, जैसे दीपावली आई या होली आई तो दाम बढ़ जाते हैं, गैस का दाम बढ़ जाता है हर चीज के लिए। आजकल तो 100 रुपये में सब्जी भी नहीं मिलती, पूरी सब्जी एक ही दिन एक टाइम की सब्जी 100 रुपये में आती है। ये आप लोग भी खरीदते होंगे, आप लोग को भी पता होगा। टमाटर लाओगे फिर भी 100 लगेगा, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारा कहना यही है कि अगर गैस कम कर रहे हैं तो कम से कम 650 तक का करें, और ये भी नहीं कि वोट के समय करें, उसके बाद भी रहे, परमानेंट रहे। और हम और कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी लखनऊ की कुछ महिलाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है,
उन्होंने बताया कि क्या उनकी दिक्कत है, सिर्फ 100 रुपये कम करने से शायद जो है उस तरीके का लाभ नहीं मिले, और भी चीज़ों पे महंगाई है, उन पे भी कहीं ना कहीं दाम कम होने की सबकी उम्मीद है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। एनडीए के तीनों अहम घटक दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना को 12 और एनसीपी को 6 सीटें देने का ऑफर किया है, लेकिन शिंदे गुट 22 सीटों की मांग पर अड़ा है। उसका कहना है कि 2019 में एकीकृत शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि शिंदे के साथ अभी 13 ही सांसद हैं। और वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैलियों में बार बार इस नारे की चर्चा की है। अब इस मिशन को पाने की जुगत पे बीजेपी जुट गई है। इसके लिए एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसी सिलसिले में कल चिराग पासवान के बाद आज टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी शाह और नड्डा से मिल सकते हैं दोबारा। और साफ है कि आगामी चुनाव में बीजेपी अपना दक्षिण भारत में मोर्चा मजबूत करने में जुट गई है। तो आंध्र प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर मुलाकात हुई थी और आंध्र में बीजेपी 5 से 6 लोकसभा सीटें चाहती है। यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। और वहीं 20 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। 400 प्लस के लिए बीजेपी का साउथ पर खासतौर से जोर है। अगर हम बात अब उड़ीसा की कर लें तो वहां पर बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन पर लगातार बातचीत जारी है। संभव है कि इस पर मोहर आज लग सकती है और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार लड़ना चाहती है ताकि 370 सीटें अपने ही बूते पा सके। बात कर लेते हैं बिहार की। वहां पर किस तरह का शेयरिंग का फार्मूला तैयार हुआ है। इसमें यह कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को कुल मिलाकर 4 सीटें दी जाएंगी। आपको बता दें कि पिछली बार 6 सीटें दी गई थी। सूत्रों के अनुसार 1 सीट चिराग पासवान को और 3 सीटें केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP के प्रमुख पशुपति कुमार पारस को देना प्रस्तावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप नेताओं की एक बैठक हुई थी। बैठक में सभी 17 सीटों पर चर्चा की गई थी, जिसके बाद यह प्रस्ताव सामने आया। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सांसदों के हिसाब से सीट देने की बात कही गई है, जबकि 2 सांसदों को बीजेपी और जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक-एक लोकसभा सीट का प्रस्ताव दिया गया है। और वहीं दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की कल देर रात तक अहम बैठक हुई, जिसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप के उम्मीदवार तय किए गए हैं। इस पर हम आपको आगे भी जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की कल देर रात तक अहम बैठक हुई, जिसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप के उम्मीदवार तय किए गए हैं। सूत्रों की मुताबिक करीब 65 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। अब जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। केरल में कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर को टिकट मिला है, जबकि कर्नाटक में डीके शिवकुमार के सांसद भाई डीके सुरेश का नाम तय है। इसके अलावा राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कोरबा से ज्योत्सना महंत, सरगुजा से शशि सिंह, दुर्ग से राजेंद्र साहू, जांजगीर से शिव डहरिया के नाम पर सहमति बनी बताई जा रही है। We had the first Central Election Committee regarding the Parliament candidates. We finalized seat from Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh, Delhi and Lakshadweep. Formal announcement will be, the procedure is going on. Formal announcement will be very soon.
संदेश खाली मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम आज आरोपी शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी कर रही है। अब खबर आई है कि ईडी की टीम भी शेख शाहजहां के घर पहुंची है। दूसरी बार उसके घर की तलाशी की जा रही है। सीबीआई टीम ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के नाम पर बने बाजार भी वहां पर गई और वहां से सबूत जुटाए हैं। बुधवार को शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के एक दिन बाद सीबीआई ने कल अपने सॉल्ट लेक कार्यालय में उससे घंटों पूछताछ की थी। सीबीआई ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि 5 जनवरी की घटना के बाद शेख किसके संपर्क में था। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद से ही वो फरार था। 2 महीने तक जांच एजेंसियों को चकमा देने के बाद उसे 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। शाहजहां शेख नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के कई मामलों में आरोपी है। और राजस्थान के कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के कुन्हाड़ी थर्मल चौराहे पर शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा हुआ है, जहां करंट लगने से 14 बच्चे झुलस गए। सभी घायल बच्चों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सवाल इंडिया का में इतना ही। नमस्कार।